जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था एसएससी एमटीएस के बारे में कि यदि आप एसएससी के थ्रू एमटीएस बनते हो तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा, वर्कलोड कितना रहता है, सैलरी कितनी मिलती है। तो ओवरऑल एसएससी एमटीएस के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। लगभग 15 से 20 मिनट के बीच का वो वीडियो था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी से हवलदार की वैकेंसी निकली हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं हवलदार के बारे में बात करने वाला हूं कि यदि आप एसएससी के थ्रू हवलदार बनते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, फिजिकल किस तरीके से होगा, रिटन एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या आपको वहां पर ड्रेस पहननी पड़ेगी, आपको काम क्या करना होगा, ठीक है ना। मतलब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा। इसके अलावा प्यारे साथियों, वर्किंग टाइम कितना रहेगा, वर्कलोड कितना ज़्यादा रहता है। तो ओवरऑल मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊंगा और जो कुछ बताऊंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। ठीक है। यूट्यूब पर हवलदार से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड थे उन सभी को हमने देखा है। हमने उन वीडियो को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है जो खुद हवलदार है, जिन्होंने खुद ने वीडियो बनाकर बताया है कि यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या होती है, वर्कलोड क्या होता है, जॉब टाइम क्या होता है। तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि ये जो वीडियो ना बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंकड़ों के ऊपर आधारित है। जो कुछ बताएंगे बिल्कुल 100% ऑथेंटिसिटी के बात बताएं के साथ बताएंगे। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप इसी तरीके से यदि किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर या किसी दूसरी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ भी एक बार जरूर शेयर करो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो भी कुछ है वो सारा सब कुछ मैंने इस रजिस्टर में लिख रखा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं यदि जॉब लोकेशन के बारे में बात करूँ तो आप एसएससी के थ्रू रहोगे तो आपकी जो जॉब लोकेशन हो पूरी इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ठीक है। अब पूरे इंडिया में आपके जो ऑफिस होंगे वो कहां पर होंगे भाई? जहां पर इंस्पेक्टर बैठते हैं ना, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कस्टम डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर है, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, सीबीएन डिपार्टमेंट। ठीक है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां जहां पर है वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ठीक है। तो ओवरऑल प्यारे साथियों, आपकी जो जॉब लोकेशन वो मेट्रो सिटियों में रहेगी जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा होती है। क्योंकि जो एसएससी के ऑफिस होने वो एक तो गांव में नहीं होते, दूसरा यहां पर आपकी पोस्टिंग उन ऑफिसों में रहेगी जहां पर इंस्पेक्टर या कमिश्नर एसएससी सीजीएल के थ्रू जो हायर पोस्ट पर लगते हैं ना उनके ऑफिसों में आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो एसएससी के थ्रू जितने भी इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं उनकी जो पोस्टिंग होती है वो मेट्रो सिटियों में होती है, गांव में नहीं होती। तो ओवरऑल आपकी जो पोस्टिंग है वो मेट्रो सिटी में रहेगी। तो एक तो सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है, बहुत सारे लोग होते हैं जो गाँव में जॉब करना पसंद नहीं करते। ठीक है। गांव के लोग भी शहरों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर पूरी फैसिलिटी मिलती है, और शहरों के लोग तो शहरों में रहना पसंद करते ही करते हैं। अब हम यहाँ पर ड्रेस के बारे में बात करें, हवलदार की पोस्ट है तो आपको ड्रेस पहननी पड़ेगी या नहीं पहननी पड़ेगी। ड्रेस के से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनको काम क्या करना होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है। वर्क प्रोफाइल से हम ड्रेस कोड को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आपका जो पोस्टिंग रहेगा वो रहेगा प्यारे साथियों कहां पर? इंस्पेक्टरों के साथ रहेगा। एसएससी सीजीएल के थ्रू जो इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है, और वो इंस्पेक्टर जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहां पर आपको रहना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे सीबीएन इंस्पेक्टर है, कस्टम इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनके साथ आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। यदि कोई कैंडिडेट जीएसटी इंस्पेक्टर या कमिश्नर से मिलने के लिए आता है तो आपकी ड्यूटी कहां पर रहेगी? कमिश्नर जो है या फिर जो जीएसटी इंस्पेक्टर है या फिर जो सीबीएन कमिश्नर है या इंस्पेक्टर है उनके एंट्री गेट पर आपकी ड्यूटी रहेगी। तो आप क्या करोगे? जो बाहर से कैंडिडेट उनसे मिलने के लिए आएंगे तो उनको आप अंदर जाने की परमिशन दोगे। ठीक है। यदि आप कभी भी एसडीएम के या कलेक्टर के ऑफिस में गए होंगे
तो वहाँ पर देखा होगा कि उनके गेट पर एक पुलिस वाला रहता है और वो हमें अंदर जाने की परमिशन देता है। हम उससे डिस्कस करते हैं, उनसे बताते हैं, फिर वो अंदर जाकर उन ऑफिसर से डिस्कस करता है, फिर वो हमें एक परमिशन देता है कि आपको अब भी जाना है, 10 मिनट बाद जाना है, 20 मिनट बाद जाना है। ठीक है। दूसरा, जो इनकी सुरक्षा का काम करना होगा आपको, जैसे कोई कमिश्नर है तो उनकी सुरक्षा करना होगी, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर है तो उसकी सुरक्षा करनी होगी। ठीक है, एक तरीके से पुलिस वाला ही काम करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग होगी ना, वो एसएससी सीजीएल के थ्रू जो इंस्पेक्टर बनते हैं ना, उनके साथ रहने वाली है। ठीक है, तो आपका जो काम है वो एक तरीके से पुलिस वाले की तरह ही रहेगा, पुलिस वाले के जैसा ही काम रहेगा, लेकिन आपका जो काम है वो एसएससी सीजीएल के डिपार्टमेंटों में रहेगा। ठीक है, जो पुलिस कांस्टेबल है वो तो कहीं पर भी काम कर लेता है, कहीं चौकी पर लग गई, कोई मंत्री है उसके साथ लग गई। आपका ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, कोई मंत्री आ रहा है तो वहां पर आपको कहीं किसी तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। आप तो जो एसएससी सीजीएल के जो इंस्पेक्टर हैं या एसएससी सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर बनकर जो प्रमोशन लेते हैं ना, उनके साथ आपको रहने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे साथियों ड्रेस के बारे में। देखो, जब आप ऑफिस में रहोगे ना, ठीक है, तो ऑफिस में रहोगे तो आपको ऑफिशियल ड्रेस पहननी होगी, आपको किसी तरीके का कोई ड्रेस नहीं पहनना होगा। ठीक है, एक कोई फिक्स ड्रेस नहीं पहनना होगा। लेकिन जब आपको फील्ड में जाना होगा तो आपको पुलिस वाली ड्रेस पहन के जानी होगी, जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से जो जीएसटी इंस्पेक्टर ड्रेस पहनेगा उसी तरीके से फिर आपको भी ड्रेस मिलेगी और उस बिल्कुल फिक्स ड्रेस में आपको जाना होगा। तो यहाँ पर आपको दोनों तरीके से मौका मिलेगा। आप ऑफिशियल विदाउट मतलब फॉर्मल ड्रेस में भी रह सकते हैं और आप ड्रेस कोड है जो पुलिस वाला ड्रेस कोड है उसमें भी रह सकते हैं। दोनों में आपको रहने का मौका मिलेगा। अब यदि मैं टाइम के बारे में बात करूं कि ऑफिस टाइम क्या रहता है, देखो ऑफिस टाइम है जो मॉर्निंग में 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ऑफिस टाइम रहता है यहाँ पर। और संडे सैटरडे 2 ऑफ रहते हैं हर वीक में। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट छुट्टियां वो तो मिलेगी, लेकिन संडे और सैटरडे दोनों और छुट्टियां रहेंगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छे खासी तरीके से आपको छुट्टियां मिलने वाली हैं यहाँ पर। भाई पुलिस कांस्टेबल की 24/7 ड्यूटी होती है, आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। आपको फिक्स जैसे 9:30 बजे जाना होगा, फिक्स 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। वर्कलोड के बारे में बात किया जाए तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो वर्कलोड है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर वर्कलोड है। सुबह 9:30 बजे जाओगे, शाम को 5 बजे आ जाओगे, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो एक्स्ट्रा पढ़ भी सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप ऑफिस में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कभी कभी आपको जब फील्ड में जाना होगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारी बार आपको अच्छा खासा प्रॉपर वे में टाइम मिलेगा जिसमें आप अपना टाइम को पढ़ाई में लगा सकते हो आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और हवलदार बनने के लिए एज तो प्यारे साथियों जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों की एज 18 से 27 होती है, ओबीसी वालों की 18 से 30 होती है और एससी एसटी वालों की 18 से 32 साल होती है। क्वालिफिकेशन आपने यदि 10th पास कर रखा है तो आप यहाँ पर इलिजिबल है, कितनी परसेंटेज है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे आपने फिक्स नंबरों से 10th पास किया हो तो भी आप यहाँ पर इलिजिबल हैं। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बन सकते हैं। थर्ड जेंडर भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सब कुछ मैंने ऑथेंटिक तरीके से लिख रखा है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। अब देखो रिटन एग्जाम में क्या होंगे, टोटल आपके 4 सेशन होंगे। ठीक है, पहला सेशन मैथ का होगा जिसके 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। दूसरा आपका रीजनिंग होगा जिसके 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। जीके के 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल 75 नंबर का हो गया। इंग्लिश और पैसेज के 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल 75 नंबर के हो गए। तो अब आप टोटल जोड़ सकते हो, 2 सेशन 60-60 नंबर के, 2 सेशन 75-75 नंबर के हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे प्यारे साथियों, 90 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो 9 × 27 270 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। जब आप यहाँ पर रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में आपका पीईटी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। अब इसमें सबसे पहले आपकी रेस, तो देखो रेस का सीन क्या है प्यारे साथियों, यदि आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर की रेस 15 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, और यदि आप फीमेल हो तो आपको 1000 मीटर की रेस 20 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। आप देख सकते हो प्यारे साथियों बॉयज और गर्ल्स के बीच में अंतर, बॉयज को 1600 मिनट की रेस 15 मिनट में कंप्लीट करनी है, गर्ल्स को 1000 मीटर की रेस 20 मिनट में कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, अब मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि गवर्नमेंट लड़कियों को कमजोर मानती है क्या मानती है। भाई आज लड़कियां हर जगह, यहाँ पर थोड़ा सा इक्विटी लानी चाहिए।
बाकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है जो। उसके बाद में आपका पीएसटी होगा। पीएसटी में आपकी हाइट मापी जाएगी। यदि आप मेल हो तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल हो तो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट, यदि आप मेल हो तो आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए हुए 81 होनी चाहिए, फुलाने के बाद 86 होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। यदि आप फीमेल हो तो आपका जो वजन है वो 48 किलो होना चाहिए कम से कम। फीमेल का कभी चेस्ट नहीं मापा जाता, ठीक है। उसके बाद मेडिकल, मेडिकल में प्यारे साथियों 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए। यदि आपको चश्मा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है ना। चश्मा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एलिजिबल है, लेजर लगवा सकते हो। जब आपका मेडिकल होगा ना उस टाइम आप लेजर लगवा लेना, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता लेजर लगवाने में, आप 100% फिट रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रमोशन के बारे में बात किया जाए तो प्यारे साथियों आप हवलदार रहेंगे, आपका 10 साल बाद में हेड हवलदार के तौर पर प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद में आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रमोशन रहने वाला है कि आप सबसे पहले हवलदार रहेंगे, फिर आप हेड हवलदार बन जाएंगे लगभग 10 साल के बाद में, ठीक है। तो ये तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में कि पहले महीने सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका भी आपको आंसर दे दूंगा। और इसी तरीके से आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। देखो, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो एक तो आपको बेनिफिट है कि आपको दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। एक सबसे मैंने है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करने से कभी रुपए नहीं मिलता, लाइक करने से कभी रुपए नहीं मिलता, शेयर करने से कभी रुपए नहीं मिलता, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको ये सैलरी देख के मोटिवेशन मिलने वाला है, इसी तरीके से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अब देखो, ये जो हवलदार है वो 1800 ग्रेड पे की नौकरी होती है। पे बैंड फर्स्ट होता है, पे मैट्रिक्स लेवल 01 होता है, पे स्केल 5200 रुपए से लेकर 20,200 तक होता है। इनका जो बेसिक पे 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि यदि आप एसएससी के थ्रू हवलदार बनते हैं तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो प्यारे साथियों, आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 18,000 रुपये। फिलहाल में डीए की रेट है 46%। यदि मैं 46% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूं तो आपका डीए बनता है 8,280 रुपये। एचआरए हमने या तो आपको 18% मिलेगा या आपको 27% मिलेगा, 9% एचआरए को कभी नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पर 27% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया तो 4,860 रुपये का आपको एचआरए मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 1,350 रुपये मिलेंगे। डी ऑन टी आपका 621 रुपये रहेगा। इसके अलावा राशन मनी अलाउंस भी मिलेगा आपको यहाँ पर, जो कि 4170 रुपये का मिलेगा। और यदि आप नॉर्मली कांस्टेबल बनते हो तो आपको ये जो राशन मनी अलाउंस वो 3900 कुछ रुपये मिलता है, यहाँ पर 4170 रुपये मिलता है। तो इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनती है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ हो जाती है, जैसे आपका एनपीएस कटेगा, बेसिक पे और डीए का 10%, ठीक है। तो 2,628 रुपये का आपका एनपीएस कट गया। अब आपको लगा होगा कि यार ये फोकट में कट गए, भाई फोकट के नहीं कटे हैं ये। मैं जब इन एनपीएस के बारे में समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो कटना चाहिए, जितना ज़्यादा कटेगा उतना बेनिफिट होगा। देखो सीन क्या होता है कि आपकी जिस दिन पोस्टिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर महीने के महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके बेसिक पे और डीए का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल एनपीएस अकाउंट में आपके महीने में कितना अमाउंट आ रहा है, टोटल 24% अमाउंट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जितना आपका कटेगा उससे ज्यादा आपको मिल रहा है। अब इस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से यहाँ पर ब्याज मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना तो ये इकट्ठा होकर एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। सीजीईजीआईएस के तौर पर आपके 120 रुपए कटेंगे। तो ओवरऑल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी पहले महीने की, तो प्यारे साथियों पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 37,281 रुपये। टोटल कटौती होती है 2,748 रुपये। और पहले महीने की इन हैंड नेट सैलरी रहती है 34,533 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब जाते जाते वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करो। और हाँ, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो से कम 500 सब्सक्राइब तो बढ़ने ही बढ़ने चाहिए और 5,000 लाइक बढ़ने चाहिए,
ठीक है। और यदि 5,000 सब्सक्राइब बढ़ जाए तो प्यारे साथी फिर कहना ही क्या। आप चाहो तो ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है, आप चाहो तो 5,000 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं इस वीडियो से। बाकी यार आप लोग देखते हो छोड़कर चले जाते हो। भाई ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये लगभग 15 से 18 मिनट के बीच का वीडियो, लेकिन इस वीडियो को बनाने में कम से कम 7-8 घंटे की मेहनत लगी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।